जियान ए ने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन वू बी की पीठ को धीरे धीरे रात में गायब होते देखा। कार की चाबी हाथ में पकड़कर जियान ए के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वू बी के करीब होने का कारण ये था कि जियान यू के साथ उसकी जो रिश्तेदारी थी, वही रिश्तेदारी वह वू बी के प्रति महसूस करती थी। हालांकि इस उपहार ने जियान ए को पहली बार नुकसान का एहसास कराया। जियो ए, हमें क्या करना चाहिए? जियान यू और भी अधिक भ्रमित था। क्या भाई वू बी एक शानदार स्पोर्ट्स कार छोड़कर चले गए? साउथ सिटी की सड़कें संकरी थीं और घर के प्रवेश द्वार पर खड़ी कार से लगभग आधी सड़क अवरुद्ध हो गई थी। इसे यार्ड में चलाओ। जियान ए ने अपने विचार वापस ले लिए और शांति से कहा। एक पोर्शे की कीमत कुछ लाख युआन से लेकर 10 मिलियन युआन तक होती थी, और यह एक सीमित वैश्विक संस्करण भी था, इसलिए इसका वास्तविक मूल्य कम से कम 1 मिलियन युआन था। इस तरह सड़क किनारे पार्क करना सुरक्षित नहीं था। ये संभवतः कल सुबह दर्शकों को आकर्षित करेगा। जियान यू ने कुछ समय के लिए ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखा था, इसलिए उसे बुनियादी संचालन में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि आयातित कारें ड्राइविंग स्कूल की कारों से भिन्न थीं, खासकर जब से जियान यू ने कभी स्पोर्ट्स कार को नहीं छुआ था। सावधान रहें, जियान ए ने निर्देश दिया। जियान यू ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और सिर हिलाया। वह घबराए बिना नहीं रह सका। कार चल पड़ी और इंजन की आवाज़ तीव्र और सुखद थी। जियान यू किसी कारण से उत्साहित महसूस कर रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "ये कार अच्छी है।" जियान यू को नहीं पता था कि पोर्श क्या है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह एक अच्छी कार थी। उसने कार को सावधानी से और धीरे धीरे यार्ड में उलट दिया। सौभाग्य से घर का आंगन इतना बड़ा था कि वह पार्क कर सकता था। बस इसे यहीं पार्क करें। जियान यू कार से बाहर निकला और चिंतित होकर पूछा। घर का आंगन एक बाड़ से घिरा हुआ आंगन था। जैसे ही सड़क पर लोग चल रहे थे, उन्हें यार्ड में कार दिखाई दे रही थी। अभी के लिए यही एकमात्र तरीका है, जियान ए ने असहाय होकर कहा। वहाँ कोई गराज नहीं था और यार्ड के अलावा कोई बेहतर पार्किंग स्थल नहीं था। क्या हमारे नए घर ने हमें 2 पार्किंग स्थल नहीं दिए? हम वहाँ पार्किंग क्यों नहीं करते? जियान यू ने अचानक कहा। आखिरकार वह और उसकी बहन दिन में घर पर नहीं थे। इस कार को यार्ड में पार्क करना असुविधाजनक था। जियान ए ने उसके सामने विंडोस्क्रीन की ओर देखा। इस पर अनिवार्य मोटर वाहन बीमा का कोई बम्पर स्टिकर नहीं था, और कार के सामने कोई लाइसेंस प्लेट नहीं थी। ये बिल्कुल नई कार थी, जिसका कोई रोड परमिट नहीं था। कार को बाहर निकालने से पहले उन्हें इसे पंजीकृत करना होगा और बीमा खरीदना होगा। हमारे पास लाइसेंस प्लेट और मोटर वाहन बीमा नहीं है। अगर हम सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस हमें हिरासत में ले लेगी। आइए पहले इसे यहाँ पार्क करें और भविष्य में कुछ सोचें, जियान ए ने असहाय होकर कहा। इसके अलावा उसके भाई के पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए वह उसे लापरवाही से सड़क पर नहीं जाने दे सकती थी। अगली सुबह जियान ए बाथरूम में कपड़े धो रही थी जब बाहर से ओल्ड मैडम वान की आवाज़ आए। जियो ए, दादी के लिए दरवाज़ा खोलो। जियान ए ने अपने दांत ब्रश करना बंद कर दिया और दर्पण में अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह इतनी सुबह यहाँ आई थी। जल्दी से अपना मुंह धोने के बाद जियान ए घर से चली गई। आंगन का दरवाज़ा बंद था और उसने बूढ़ी मैडम वान को अपने पंजों पर खड़े देखा। उसने बाड़ के अंदर देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की। वह क्या देख रही थी? ये स्वाभाविक रूप से नारंगी पोश स्पोर्ट्स कार थी। दरवाज़ा खोलने के बाद जियान ए ने देखा कि बूढ़ी मैडम वांग नूडल्स का एक बड़ा कटोरा पकड़े हुए थीं।
जिसमें 2 धूप वाले अंडे थे। उसने भौहें सिकोड़ लीं। इस बुढ़िया के मन में क्या था? इतनी सुबह उसके घर नूडल्स पहुंचाना? क्या उसने कोई भूत देखा? जियान ए के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना बूढ़ी मैडम वांग ने अधीरता से पूछा, ओह, इतनी सुंदर कार, ये किसकी है? जियान ए स्वाभाविक रूप से बुढ़िया को यह नहीं बताएगी कि यह उसकी कार थी। उसने केवल लापरवाही से झूठ बोला, मेरी माँ की दोस्त ने एक नई कार खरीदी। उनके घर का गैराज भरा हुआ है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से यहाँ पार्क किया गया है। बूढ़ी मैडम वांग का सामना करते हुए जियान ए को झूठ बोलने पर बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा उसके कौशल बेहतर होते जा रहे थे। 8 में से 10 वाक्य नकली थे। ओह, बूढ़ी मैडम वांग ने चिल्लाकर पूछा, क्या दोस्त? वह बहुत अमीर है। ये कार महंगी लगती है ना? बूढ़ी मैडम वांग की चतुर आंखें चमक उठीं। वांग युनमेई ने इतने उच्च श्रेणी के नाइट क्लब में काम किया, इसलिए वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के बड़े मालिकों को जानती होगी। सबसे पहले इसने बुढ़िया को हैरान कर दिया। जियो मेई इतनी सुंदर थी, तो उसे एक अमीर आदमी क्यों नहीं मिला? अब जब उसने इस कार को देखा, तो पता चला कि उसने एक कार पर कुंडी लगा रखी थी, लेकिन उसे उससे छुपाया हुआ था। जैसे ही बूढ़ी मैडम वांग ने अपना मुंह खोला, जियान ए को पता चल गया कि वह क्या सोच रही है। उसने तुरंत अधीरता से कहा, दादी, क्या बात है? क्या नूडल्स का ऐसा कटोरा पकड़ना गर्म नहीं है? अरे, मैं तो करीब करीब भूल ही गया था। बूढ़ी मैडम वांग असामान्य व्यवहार कर रही थीं। उसने जियान ए की ओर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह मुस्कान सच्ची नहीं थी। इसने किसी की पीठ ठंडी कर दी। आओ, जियो ए, मैंने तुम्हारे लिए दीर्घायु नूडल्स बनाए हैं। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? बूढ़ी मैडम वांग ने नकली मुस्कान के साथ कहा। जियान ए ने उसके दिल में व्यंग्य किया। क्या उस दिन सूरज पश्चिम से निकला था कि उसे दीर्घायु नूडल्स खाने का अवसर मिला जो उसकी दादी ने उसके लिए पकाया था? उसने इसे न खाने की हिम्मत की। शायद नूडल्स पकाते समय इस बूढ़ी महिला ने उसे श्राप दिया था कि वह अगले 10 साल कम जीवित रहेगी। जियान ने, मेरा जन्मदिन कल था, ये खत्म हो गया है। इस दुनिया में कोई मुफ्त लंच नहीं था। जियान ए को स्वाभाविक रूप से पता था कि ओल्ड मैडम वांग ऐसा क्यों कर रही थीं। ये सब 2 आंगनों के विलेख के लिए था। वह उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने नर्म रणनीति अपनाई। उसने बहुत मेहनत की थी। अंत में वह उससे चिपकना चाहती थी, लेकिन उसे उसका जन्मदिन भी गलत तरीके से याद था। जब बूढ़ी मैडम वांग ने ये सुना, तो वह शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सकी। वह रूखी सूखी हंसी और फिर बकवास बातें गढ़ने लगी। किसी के जीवनकाल को बढ़ाना, अगर इसमें 1 दिन की देरी हो जाए तो यह और भी अच्छा है। जल्दी से, मैं इसे आपके लिए लाऊं। नूडल्स पहले से ही गांठदार हो रहे हैं। जैसे ही उसने बात की, वह नूडल्स को यार्ड में ले गई, लेकिन वह यार्ड में कार को खड़ा करने से खुद को नहीं रोक सकी। जियान ए ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उपहास किया। वह देखना चाहती थी कि यह बुढ़िया इस काम के लिए क्या कर सकती है। जब वह घर में दाखिल हुई, तो जियान यू जाग गई थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने बूढ़ी मैडम वांग को गर्म नूडल्स का कटोरा लेकर अंदर आते देखा। वह स्तब्ध रह गया। दादी, आप यहाँ क्यों हैं? जियान यू ने सहजता से पूछा। बूढ़ी मैडम वांग ने जियान यू का गर्मजोशी से स्वागत किया। जियो यू, आओ अपनी बहन की दीर्घायु नूडल्स खाओ। जियान यू चौंक गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने जियान ए को उस पर नज़र डालते देखा। जियान यू ने समझा और कहा, मैं पहले स्नान करूँगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई,
वह घूमा और बाथरूम में चला गया। बूढ़ी मैडम वांग ने लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर नूडल्स रखे और उनकी नज़र वांग युनमेई के कमरे के दरवाजे पर पड़ी। ये देखकर जियान ए ने ठंड से कहा, देखना बंद करो, मेरी माँ घर पर नहीं है। वह इतनी सुबह सुबह क्या कर रही है? बूढ़ी मैडम वांग ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। अभी सुबह के 7 ही बजे थे। जियान ए ने लापरवाही से कहा, हमने एक नया घर खरीदा है। मेरी माँ मरम्मत में व्यस्त हैं। जियान ए बुढ़िया को बताना चाहती थी कि उसका परिवार अमीर है, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि उसका परिवार कितना अमीर है। जियान ए बुढ़िया को जानता था। यह मामला जितना अधिक था, वह उतनी ही अधिक चिंतित थी। तभी उसे अच्छा महसूस होगा, जैसी कि उम्मीद थी। जब बुढ़िया ने ये शब्द सुने, एक नया घर खरीदा, तो उसकी आंखें चमक उठीं। क्या नया घर खरीदा? बूढ़ी मैडम वांग ने उत्सुकता से पूछा। आपने इसे कहाँ से खरीदा? ये कितने का था? बूढ़ी मैडम वांग पूछना चाहती थीं कि इसे किसने खरीदा है और क्या बाहर खड़ी कार के मालिक ने इसे खरीदा है, लेकिन वह पूछने में बहुत शर्मिंदा थीं। भले ही वह अपनी बेटी को पसंद नहीं करती थी, फिर भी वह वांग युनमेई की माँ थी। उसके लिए अपनी बेटी से यह पूछना अच्छा नहीं होगा कि क्या उसने किसी अमीर आदमी के साथ संबंध बनाए हैं। जब जियान ए ने बुढ़िया की प्रतिक्रिया देखी तो वह अपने दिल में व्यंग्य करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसी उसने अपेक्षा की थी। आप जानना चाहते हैं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जियान ए ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जानना। उसके शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे जो उस पर बरस रही थी। इसने ओल्ड मैडम वांग की अभिव्यक्ति को स्थिर कर दिया। फिर उसने निराशा से कहा, चलो, तुम कैसे नहीं जान सकते? क्या आप नहीं जानते कि आपने घर कहाँ खरीदा है? जियान ए ने फिर भी अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। जब बूढ़ी मैडम वांग ने ये सुना, तो उसने तुरंत फूले हुए गुब्बारे की तरह आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन वास्तव में वह जियान ए से बात कर रही थी। जियोमेई ने मुझे घर खरीदने के बारे में क्यों नहीं बताया? उसने इसे गुप्त रूप से खरीदा था। वांग युनमेई ने अपने आधे जीवन के लिए संघर्ष किया था, और वांग परिवार ने आधे जीवन के लिए उनका तिरस्कार किया था। अब जबकि साउथ सिटी को ध्वस्त किया जा रहा था, वांग युनमेई के हाथों में 3 आंगनों का काम था। उन्होंने अचानक नया घर भी खरीद लिया। बूढ़ी मैडम वांग स्वाभाविक रूप से मदद नहीं कर सकीं, लेकिन अपने दिल में गणना कर सकीं। यार्ड में कार ऐसी लग रही थी जैसे इसकी कीमत बहुत अधिक हो। शायद जियोमेई को वास्तव में एक बड़ा बॉस मिल गया। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा, क्या बड़ी बहन घर पर है? इसी समय आंगन के बाहर से किसी की पुकार सुनाई दी। जियान ए ने तुरंत भौहें चढ़ा दीं। एक चीख से ही उसे पता चल गया कि कौन आया है। ओह, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी चाची है। बुढ़िया ने उसके पैर पर तमाचा मारा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि ली जिया ने दरवाजा खोला और घर में प्रवेश किया। ये देखकर कि बूढ़ी औरत भी लिविंग रूम में थी, ली जिया दंग रह गई। उसने फिर कहा, ओह माँ, आप भी यहाँ हैं। बुढ़िया ने और अधिक गंभीर मुस्कान दी। आखिरकार ली जिया के पेट में मांस का एक लोथड़ा था। जिया, तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आई हो? बुढ़िया खड़ी हुई और ली जिया की मदद की। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। तुम गर्भवती हो, इसलिए बाहर मत भागो। अगर कुछ हो तो माँ को बताना। हर समय घर पर रहना अच्छा नहीं है। मैं बस बड़ी बहन के घर घूमने आना चाहता था। हालांकि ली जिया ने ऐसा कहा, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, घटना को बहुत दिन हो गए हैं। इस बुढ़िया ने कोई प्रगति नहीं की है।
अगर मैं पहल नहीं करता तो सिटी प्लानिंग ब्यूरो द्वारा घर के क्षेत्र को मापने के बाद विध्वंस शुल्क सीधे बड़ी बहन की जेब में चला जाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी बड़ी बहन के साथ ज्यादा घूमना फिरना पड़ेगा, बुढ़िया ने कहा। जियान ए ने जब उन दोनों को एक ही धुन गाते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें घुमा लीं। मौसी बुरे वक्त में आईं। मेरी माँ घर पर नहीं है, जियान ए ने उदासीनता से कहा। ओह, क्या ऐसा है? लीजिया निराश हो गई और उसने मन ही मन सोचा कि उसने फिर से एक बर्बाद यात्रा की है। पिछले आधे महीने में वह अनगिनत बार आए, लेकिन हमेशा उसकी याद आती थी। क्या बड़ी बहन के सिर पर राडार था? वह हमेशा उससे बच सकती थी। मेज पर नूडल्स इतने ढेलेदार थे कि कोई सूप नहीं बचा था। वैसे भी जियान ए का उन्हें खाने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत बूढ़ी मैडम वांग से कहा, दादी, ये नूडल्स वापस ले लो। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं नूडल्स नहीं खाऊंगा। बुढ़िया ने नूडल्स को देखा और तुरंत अपनी जांघ पर हाथ मारा। ओह, हमें देखो, हम बात कर रहे हैं, इसलिए नूडल्स पहले से ही ढेलेदार हैं। जियो ए, क्या आपके घर पर नूडल्स हैं? मैं तुम्हारे लिए एक नया कटोरा पका दूंगा, बुढ़िया ने कहा। जियान ए को उसके पाखंड से घृणा महसूस हुई और वह इससे निपटने के लिए परेशान नहीं हो सका। उसने केवल इतना कहा, कोई ज़रूरत नहीं, दादी, घर पर रेडीमेड हैं। मुझे नूडल्स खाना भी पसंद नहीं है। अरे, क्या ऐसा है? बूढ़ी मैडम वांग शुष्क हंसी और केवल हार मान सकी। इसी समय जियान यू अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आया। उसने अभी बाथरूम में लीजिया की आवाज़ अस्पष्ट रूप से सुनी थी, इसलिए वह लीजिया को देखकर बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने नम्रता से केवल इतना कहा, चाची यहाँ हैं? लीजिया के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना जियान ए ने जियान यू से कहा, भाई, कल चाची के घर से खरीदे गए बर्तनों को गर्म करो, मुझे भूख लगी है। ठीक है, जियान यू ने उत्तर दिया और सीधे रसोई में चला गया। जियान ए को ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर एक अदृश्य बाधा है। उनके रवैये और ठंडी आभा ने ओल्ड मैडम वांग और लीजिया को उनसे बात करने में असमर्थ बना दिया। मुख्य विषय पर तो बात ही छोड़ दें। वातावरण में सन्नाटा छा गया। लीजिया सोफे पर बैठ गई और जल्दी से सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वह अचानक बुढ़िया से सहज स्वर में बोली, अरे माँ, देखो, मैंने बड़ी बहन को केवल एक बार देखा था, और वह तब था जब मेरी शादी हो रही थी। उसके बाद से मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। हर बार जब मैं आता हूँ तो मैं उससे नज़रें भी नहीं मिला पाता। लीजिया ने आह भरते हुए कहा, मैं शुरू में बड़ी बहन को यूनफा के 2 आंगनों के बारे में बताना चाहता था। बुढ़िया ने गंभीर भाव से सहयोगात्मक ढंग से सिर हिलाया। ओह, ये गंभीर मामला है। हमें उसके साथ अच्छी बातचीत करनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं है? लीजिया ने आगे कहा, यूनफा और मैंने भी इस पर चर्चा की। आखिरकार बड़ी बहन ने हमारी मदद की और यूनफा की तत्काल ज़रूरतों पर सहमति व्यक्त की। इस वजह से यूनफा और मैं एक घर खरीद सकते थे और शादी कर सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम 2 आंगनों में से एक को वापस ले सकते हैं और शेष को बड़ी बहन को दे सकते हैं। आखिरकार बड़ी बहन के परिवार के लिए यह आसान नहीं है ना? लीजिया को ऐसा लग रहा था मानो वह वांग युनमेई को एक यार्ड देकर उदार हो रही हो। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात ये थी कि बुढ़िया ने भी सिर हिलाया और प्रशंसा भरे लहजे में कहा, ओह जिया, तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम्हारी बड़ी बहन को पता होता कि तुम उसे एक यार्ड दोगे, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें धन्यवाद देगी। फिर
उसने जियान ए को उत्साह से देखा और कहा, जियो ए, क्या तुमने सुना? तुम्हारी चाची तुम्हारे परिवार के लिए बहुत अच्छी है। वह तुम्हारे परिवार के लिए 2 आंगनों में से एक छोड़ रही है। उसके लहजे से जियान ए की सही प्रतिक्रिया रोना और लीजिया को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना होना चाहिए। जियान ए की अभिव्यक्ति उदासीन और बिना किसी उतार चढ़ाव के थी। उसने लीजिया की ओर देखा और अचानक पूछा, सचमुच? तो चाची और चाचा के पास अभी भी 2 आंगन हैं? हे, जियान ए ने सूंघते हुए कहा, लेकिन चाची और चाचा को उन्हें अपने पास रखना चाहिए। मेरा परिवार 3 आंगनों को ध्वस्त कर देगा। मुझे आपकी कमी नहीं है। बोलते बोलते उसने बुढ़िया की ओर देखा। दादी, जल्दी से मेरी मौसी को मना लो। मेरे परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। उन्हें मुझे 1 गज भी देने की जरूरत नहीं है। ये बुढ़िया स्तब्ध रह गई। उसने अपना मुंह खोला लेकिन नहीं जानती थी कि क्या कहे। क्या जियो ए को समझ नहीं आया, या वह न समझने का नाटक कर रही थी? ये बच्ची, वह मजाक करना जानती है। लीजिया ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और शांति से कहा, तुम्हारे चाचा और मेरे पास कोई अन्य आंगन नहीं है। मैं उन 2 आंगनों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले आपके परिवार को बेचे थे। ओह! जियान ए ने अपने शब्द निकाले। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव पथरीले हो गए। फिर उसने लीजिया की ओर देखा और पूछा, वे 2 आंगन पहले से ही हमारे परिवार के हैं। क्या मुझे चाहिए कि आप उन्हें मुझे दे दें? लीजिया, उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो ए उसकी उम्र में इतनी व्यंग्यात्मक होगी। नहीं, चाची का यह मतलब नहीं था। लीजिया के बोलने से पहले जियान ए ने उसे ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, चाची का क्या मतलब है? क्या आप अपने द्वारा उत्सर्जित गंदगी को वापस लेने जा रहे हैं? बच्चा, तुम अपनी मौसी से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? बुढ़िया ने जियान ए को अप्रसन्नता से देखा। जियान ए ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने कुछ भी नहीं सुना हो और उन दोनों पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। उसने अभी अभी उन दोनों को एक साथ अभिनय करते हुए सुना था, केवल मनोरंजन के लिए। अब उसे यह मामला मौके पर ही सुलझाना था। यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मेरे परिवार को उत्तेजित न करें। जियान ए ने उन दोनों से बिना किसी गर्मजोशी के ठंडे स्वर में बात की। मैंने पहले ही कुछ बातें कही हैं। मेरे परिवार ने उन 2 आंगनों को खरीदने के लिए पैसे खर्च किए। उनकी कीमत 2 लाख युआन थी। इसके अलावा अनुबंध पर काले और सफ़ेद रंग में हस्ताक्षर किए गए थे। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। आप उन्हें वापस चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर दादाजी और दोनों चाचा भी यहाँ होते तो भी यह बेकार होता। आप दोनों के साथ और क्या? और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर कोई इस वजह से मेरी माँ के लिए परेशानी लाता है तो मैं, जियान ए, उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप रोएं या हंगामा करें, मेरे पास आपसे निपटने के तरीके हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। भविष्य में मैं, जियान ए, इस परिवार में निर्णय लूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। भविष्य में कोई भी मेरे परिवार का फायदा नहीं उठा सकता। जैसे ही वह बोल रही थी, जियान ए की नज़र तलवार की तरह थी जब उसने ओल्ड मैडम वान को देखा। दादी, मेरा परिवार और मौसी का परिवार आपको वही देंगे। दोनों चाचा जितना जीवन यापन भत्ता देते हैं, हम आपको और दादाजी को कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि यदि आप पहले की तरह अपने 2 बेटों के लिए मेरी माँ और चाची को धमकाने की हिम्मत करते हैं तो आपको भविष्य में 1% भी नहीं मिलेगा। मेरा मतलब मेरा ये कहना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लीजिया की ओर देखा, जो पहले से ही अवाक थी। और तुम, प्रारंभ में मुझे अब भी आपके प्रति सहानुभूति महसूस हुई।
मैं सोच रहा था कि कौन सी औरत इतनी बदकिस्मत थी कि उसकी शादी मेरे चाचा से हुई। एक बेकार मिट्टी का टुकड़ा। अब मैं अंततः समझ गया, तुम लोग सांपों और चूहों के घोंसले के समान हो। वास्तव में जो लोग परिवार के सदस्य नहीं हैं वे एक ही घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे चाचा निकम्मे हैं। लेकिन आप गंदा खेल रहे हैं। तुम उससे भी अधिक घृणित हो। भविष्य में मेरे घर मत आना। कैसे अशुभ है। जियान ए के शब्द एक नोट की तरह थे, जो बिना किसी दया के उनकी रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंप रहे थे। न केवल बूढ़ी औरत और लीजिया प्रतिक्रिया देना भूल गए, बल्कि जियान यूं भी रसोई में ठंडे पसीने में बह गया। जियो ए इतना साहसी क्यों था? जियान ए ने अंत में कहा, यह मामला यहीं समाप्त होता है। यदि तुममें से किसी ने मेरे घर आकर भविष्य में मुझे अपमानित करने के लिए इस मामले का उपयोग करने का साहस किया, तो मैं तुम्हारे सिर पर पानी का एक बर्तन डाल दूंगा। इस समय बूढ़ी मैडम वांग और लीजिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके EQ पॉइंट पर हमला कर दिया हो। एक पल के लिए वे यह नहीं बता सके कि जो कुछ उन्होंने सुना था वह असली था या नकली। थोड़ी देर बाद उसने अचानक लीजिया को दर्द से चिल्लाते हुए सुना, ओह ओह, मेरा पेट दर्द कर रहा है। बूढ़ी मैडम वांग को होश आ गया। इससे पहले कि वह जियान ए पर भड़क पाती, वह घबराकर लीजिया की ओर झुक गई। जिया, क्या गलत है? जिया। ये देखकर जियान ए उठ खड़ा हुआ और रसोई की ओर भागा। उसने केतली का पानी एक बेसिन में डाला। इससे पहले कि जियान यू प्रतिक्रिया दे सके और उसे रोक सके, जियान ए पानी का बेसिन लेकर बाहर निकल गई। भले ही आपके पेट में दर्द हो, लेकिन इसे घर पहुंचने पर ही दर्द होने दें। ये देखकर लीजिया और बूढ़ी मैडम वांग तुरंत चिल्लाए और छिपने के लिए जल्दी से खड़े हो गए। जियान ए ने भी पानी का बेसिन बाहर डाला। लिविंग रूम में सोफा बड़ा नहीं था। जियान ए के पानी के बेसिन से पूरा सोफा तुरंत गीला हो गया था। ओह ओह ओह। आखिरकार बूढ़ी मैडम वांग बूढ़ी थीं और उनका शरीर लीजिया जितना फुर्तीला नहीं था। पानी की कुछ बूंदें अभी भी उसकी बाह पर गिरीं और वह तुरंत दर्द से चिल्ला उठी, माँ, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम जल गए? लीजिया इतनी डर गई थी कि उसके पेट में अब दर्द नहीं हुआ। वह जल्दी से बुढ़िया से मिलने गई। बुढ़िया ने ठंडी हवा की 2 और सांसें लीं। सौभाग्य से उस पर केवल थोड़ा सा पानी छिड़का गया और दर्द दूर हो गया। हालांकि बुढ़िया के दिल में गुस्सा भरा हुआ था। उसने तुरंत जियान ए की ओर देखा और डांटा, तुम शापित लड़की, तुमने मुझ पर पानी छिड़कने की हिम्मत कैसे की? लीजिया ने ये भी कहा, और आपने अभी जो कहा वह बेहद अपमानजनक था। अगर तुम्हारे दादाजी ने उन्हें सुना, तो वे तुम्हारे पैर तोड़ने पर जोर देंगे। हे! जियान ए ने अपने हाथ में एक बेसिन पकड़ रखा था और तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसे आने दो, जो भी आएगा मैं उसका ख्याल रखूंगा। क्या पाप है? जियान ए के अहंकारी रूप को देखकर बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई और चिल्लाई, हमारे वांग परिवार ने ऐसी बेटी और पोती को जन्म देने के लिए क्या किया? अगर वे अपने बड़ों का अनादर करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझ पर पानी भी छिड़का। मेरी बेटी भी काले दिल वाली है। उसने अपने भाई के घर में हमें धोखा दिया। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है। भगवान, अपनी आंखें खोलो और देखो। बस इस अविवाहित परिवार को मार डालो। बूढ़ी मैडम वांग दुखी लग रही थीं। उसने अपने पैर थपथपाए और जमीन पर थपथपाए, लेकिन आंसू नहीं थे। ये पूरी तरह से भौंकने और काटने के बिना का एक उत्कृष्ट मामला था। जियान ए के सिर पर चोट लगी। ये बुढ़िया बहुत बदमाश थी। वह तुरंत चिल्लाई, भैया, मेरे लिए पानी की एक और केतली उबालें। जियान यू, जो रसोई में थी,
बाहर हंगामा सुन रही थी। उसकी बहन ने उसे निर्देश दिया था कि जब तक वे उनके दरवाजे पर हैं, वह सब कुछ संभाल लेगी, इसीलिए वह बाहर नहीं आए। जियान ए की आवाज़ सुनकर जियान यू ने कुछ भी न जानने का नाटक किया और केवल उत्तर दिया, ये तैयार है। बूढ़ी मैडम वांग। रोना बंद हो गया। जियान ए ने उसकी ओर देखा और चला गया। बेसिन के साथ वापस रसोई में आ गई। बूढ़ी औरत इतनी डर गई थी कि वह जमीन से रेंगकर ऊपर आई और लीजिया को बाहर खींच लिया। जिया, पहले चलें, ये लड़की पागल है। लीजिया ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से बुढ़िया के पीछे पीछे घर से बाहर चली गई। वह अब भी डरी हुई थी। यदि उसने और बुढ़िया ने अभी धीमी प्रतिक्रिया की होती, तो पानी का वह बर्तन उन पर गिर गया होता। बाहर हंगामा सुनकर जियान ए रसोई में व्यंग्य करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग जो केवल कमजोरों को धमकाते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। जियान यू ने पलकें झपकाईं और पूछा, क्या वे चले गए? जियान ए ने सिर हिलाया। ये सुनकर जियान यू मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। उसने अपनी बहन की ओर देखा और कहा, क्या तुमने पानी बाहर फेंक दिया? अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो क्या होगा? जियान ए शांति से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। वह स्वाभाविक रूप से उन दोनों पर उबलते पानी का एक बेसिन नहीं छिड़केगी। उनकी प्रतिक्रिया के बाद ही उसने इसे छिड़का, इसलिए उसने इसे सोफे पर बिखेर दिया। यदि वह सचमुच उन पर इसका छींटा डालना चाहती, तो क्या वे इससे बच पाते? जियान यू अभी भी चिंतित था। उसने एक क्षण सोचा और कहा, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? उसने अभी अभी अपनी बहन की बातें सुनी थीं। हर शब्द उसके दिल पर वार करता था। हालांकि ये सच था। TSK। जियान ए ने निराशापूर्वक अपने होंठ भींचे। इतने वर्षों में उन्होंने हमारे परिवार के साथ जो किया है, उसकी तुलना में मैंने उन्हें छूट दी है। बेसिन को वापस अलमारी में रखते हुए जियान ए ने कहा, वे ऐसे लोग हैं जो तर्क पर बात नहीं करते हैं। जितना अधिक हम देंगे, उतना ही वे सोचेंगे कि हमें धमकाना आसान है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें उनसे भी अधिक हृदयहीन होना होगा। चूंकि दादाजी और दादी हमारी माँ को अपनी बेटी की तरह नहीं मानते हैं, इसलिए हमें उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। जियान ए को किसी अन्य की तुलना में वांग परिवार से अधिक नफरत थी, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने वांग परिवार से केवल कड़वे क्षणों का अनुभव किया था। चाहे वह उसके प्रति हो या उसकी माँ के प्रति, उसके हृदय में जो आक्रोश था वह 2 जन्मों का संचय था। जियान यू की तुलना में जियान ए के मन में अब वांग परिवार के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए उसने कोई दया या वापसी नहीं दिखाई। उसने अब से इन निर्दयी रिश्तेदारों के साथ अजनबी बनने की योजना बनाई। जियान यू ने अपनी बहन की बातों को समझा और असहाय होकर आह भरी। जियान ए के घर छोड़ने के बाद बूढ़ी मैडम वांग और लीजिया ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाए। ये देखकर लीजिया आग की लपटों को हवा देना नहीं भूले। माँ, जियो ए बहुत अराजक है। उसने आपसे ऐसा कहा और यहाँ तक कि आप पर गर्म पानी भी छिड़क दिया। अतीत में जब मैंने इस बच्चे को देखा, तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे लगा कि उसके साथ छेड़छाड़ करना आसान है। मुझे उससे इतनी अनियंत्रित होने की उम्मीद नहीं थी। बूढ़ी मैडम वांग ने कहा। इन वर्षों में वह शायद ही कभी वांग युनमेई के परिवार के संपर्क में आई थी। वह उनसे केवल उत्सव के अवसरों पर ही मिलती थी, इसलिए वह जियान ए को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। उसने पहले सोचा कि आज नूडल्स लाकर वह इस बच्चे से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकती है। आखिर वह एक बच्ची थी, इसलिए अगर वह उसे कुछ लाभ देती तो वह सब कुछ कहती।
अप्रत्याशित रूप से उसने एक चिकन चुराने की कोशिश की, लेकिन अंततः चावल खो बैठी। उससे कुछ हासिल नहीं हुआ और उसे बाहर भी निकाल दिया गया। बूढ़ी मैडम वांग ने थोड़ी देर के लिए आह भरी और फिर अचानक ली जिया की ओर चिंता से देखने लगी। जिया, क्या तुम्हारा पेट ठीक है? तुमने अभी माँ को डरा दिया। माँ तुम्हारे साथ अस्पताल में जांच के लिए जाएगी। कुछ भी मत होने दो। जब ली जिया ने ये सुना तो उसने तुरंत अस्वीकार कर दिया। मैं ठीक हूँ। जियान ए ने अचानक मुझे गुस्सा दिलाया, इसलिए मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ। ये गंभीर पेट दर्द नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। क्या मजाक? उसके पेट पर कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ जियान ए को डराने के लिए पेट दर्द का नाटक करना चाहती थी। लेकिन ये बेकार था। अगर वह अस्पताल जाती तो क्या वह खुद को बेनकाब नहीं कर देती? बुढ़िया अपने पोते के बारे में चिंतित थी और अभी भी उसे चैन नहीं आ रहा था। आज पहले वापस मत जाओ। माँ के पास जाकर लेट जाओ और आराम करो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो माँ तुम्हारी देखभाल कर सकती हैं। ठीक है, ली जिया ने सिर हिलाया। वे दोनों वांग परिवार के पास वापस जाते समय बुदबुदाते रहे, लेकिन उन्होंने ओल्ट को बताने की हिम्मत नहीं की। मास्टर वांग, सुबह क्या हुआ था? ये शर्मनाक होगा अगर लोगों को पता चले कि एक युवा महिला ने 2 वयस्कों को सबक सिखाया है। जियान ए ने अपना नाश्ता खत्म ही किया था कि उसे सी युहान का फोन आया। पहले सी युहान ने कहा था कि वह जियान ए के साथ मार्शल आर्ट स्कूल जाएगा, इसलिए उसने जियान ए के लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट स्कूल खोजने के लिए इन कुछ दिनों में पूरे बइयुन शहर की खोज की थी। जियान ए ने शुरू में सोचा था कि वे इस मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ही एजेंडे में रखेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि सी युहान इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। आधे घंटे बाद एक मर्सिडीज बेंज कार यार्ड के बाहर रुकी। सी युहान सामने वाली यात्री सीट पर बैठा था और ची यांग गाड़ी चला रहा था। जियान ए ने आरामदायक स्लैक्स और दूधिया कम बाजू की शर्ट पहनी और बाहर चला गया। संप्रदाय गुरु। जैसे ही वह कार में बैठी, उन दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। जियान ए मुस्कुराया। उसके सिर पर एक साधारण चोटी थी, जिससे उसका चिकना माथा दिख रहा था। उन दोनों को देखते हुए उसने आशा से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वह इसके लिए उत्सुक थी। इसका कारण ये था कि जियान ए को मार्शल आर्ट में बहुत रुचि थी। इससे उसे अपनी मानसिक साधना तकनीकों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। पहले वह सुबह उठकर आंगन में व्यायाम करती थी। चूंकि साउथ सिटी में गंदगी वाली सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, इसलिए जब हवा तेज होती थी तो हर जगह रेत उड़ जाती थी। यहाँ तक कि दौड़ना भी एक समस्या थी। सी युहान ने उस दिन भी काले कपड़े पहने हुए थे। मौसम लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था और फिर भी उसे नहीं पता था कि उसे गर्मी लग रही है या नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, उत्तरी शहर की ओर। उत्तरी शहर? जियान ए चौंक गया और आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाने लगा। उत्तरी शहर जिला, जैसा कि नाम से पता चलता है, बइयुन शहर के सबसे उत्तरी छोर पर था। यह वानबाओ जिले से भी अधिक दूर था। ये बहुत असुविधाजनक था। हालांकि सी युहान ने तुरंत समझाया, मैं इन कुछ दिनों से पूरे बइयुन शहर को देख रहा हूँ। मैं शुरू में सभी मार्शल आर्ट स्कूलों में से सबसे उपयुक्त एक को चुनना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बइयुन शहर में केवल एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट स्कूल बचा है। केवल एक? जियान ए ने भौहें चढ़ा दीं। हैरान हो गया। वहाँ केवल एक ही क्यों है? क्या कई बच्चे ये चीजें तब नहीं सीखते जब वे अभी छोटे होते हैं? सी युहान ने सिर हिलाया। अतीत में वास्तव में यही स्थिति थी। बहुत से लोग अपने बच्चों को कम उम्र में मार्शल आर्ट सीखने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल भेजते थे। हालांकि
सहस्राब्दी के बाद ताइक्वांडो, जूडो और कई अन्य विदेशी मार्शल आर्ट ने चीन में प्रवेश किया और केवल 2 वर्षों में मार्शल आर्ट बाजार को निगल लिया। प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दबाव के कारण चीन के अधिकांश पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूलों को इन विदेशी मार्शल आर्ट को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में मैं जिन मार्शल आर्ट स्कूलों में गया हूं उनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट स्कूल चीनी और विदेशी मार्शल आर्ट दोनों द्वारा एक साथ संचालित होते थे, सी युहान ने कहा। अब बेइयुन शहर में केवल एक पारंपरिक मार्शल आर्ट स्कूल है जिसमें विदेशी मार्शल आर्ट शामिल नहीं है। जियान ए ने समझ में सिर हिलाया। उसने अपने पिछले जीवन में कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा था, लेकिन उसके कई दोस्तों के बच्चों को ताइक्वांडो, जूडो और तलवारबाजी सीखने के लिए भेजा गया था। वह उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये विदेशी मार्शल आर्ट पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट के प्रसार पर इतना जबरदस्त प्रभाव डालेंगे। यदि बेइयुन शहर जैसे शीर्ष स्तरीय शहर में भी केवल एक ही स्कूल बचा होता, तो क्या अन्य छोटे शहरों में मार्शल आर्ट स्कूलों के लिए कोई जगह नहीं होती? क्या आप इस स्कूल में गए हैं? जियान ए ने पूछा। सी युहान ने अपना सिर हिलाया। यह वह पता है जिसके बारे में एक ताइक्वांडो क्लब के प्रभारी व्यक्ति ने मुझे कल बताया था। मैंने सोचा कि आज सप्ताहांत था, इसलिए मैंने सेक्ट मास्टर के साथ वहां जाकर देखने की योजना बनाई। जियान ए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने शुरू में सोचा था कि उत्तरी शहर जिले में मार्शल आर्ट स्कूल बहुत दूर था, लेकिन अब उसे समझ आया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बेइयुन शहर में यही एकमात्र बचा था। शी यांग ने लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाई, इससे पहले कि कार धीरे धीरे उत्तरी शहर जिले में प्रवेश करती। हालांकि यह बेइयुन शहर के सबसे उत्तरी छोर पर था, यहाँ की अर्थव्यवस्था साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट और झोंगलू जिले की तुलना में अधिक विकसित थी। ये लगभग वानबाओ जिले जैसा ही था। ये पहली बार था जब जियान ए अपने पुनर्जन्म के बाद उत्तरी शहर जिले में आई थी। ऊंची इमारतों वाली हलचल भरी सड़कों से गुजरने के बाद कार अंततः एक प्राचीन दिखने वाले आवासीय क्षेत्र में चली गई। यहाँ के घरों की दीवारें लाल और टाइलें हरी थीं। पूरी पंक्ति एक प्राचीन शहर की तरह जुड़ी हुई थी। जियान ए ने खिड़की से देखा और देखा कि यह एक मार्शल आर्ट सभा स्थल था। वह जिस भी गेट से होकर गुजरती थी, लगभग हर गेट पर एक पट्टिका लगी होती थी। ये कहा गया था XX मार्शल आर्ट स्कूल। इस पर सूचीबद्ध मुख्य शिक्षण मॉडल ज्यादातर विदेशी मार्शल आर्ट थे। कई मार्शल आर्ट स्कूलों के बाहर सफ़ेद ताइक्वांडो कपड़ों में छात्रों के समूह थे। उनमें से अधिकांश की उम्र जियान ए के समान थी, और कुछ तो उससे भी छोटे थे। वे केवल 5 या 6 साल के लग रहे थे। जियान ए थोड़ा आश्चर्यचकित था। क्या बेइयुन शहर के सभी मार्शल आर्ट स्कूल यहाँ एकत्र हुए थे? भगवान सी, यहाँ कई मार्शल आर्ट स्कूल हैं। ची यांग ने भी देखा और कहने से खुद को नहीं रोक सका। सी युहान ने उत्तर दिया और समझाया, यह मूल रूप से बेइयुन शहर के पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट स्कूलों की उत्पत्ति थी। अतीत में यहाँ के सभी मार्शल आर्ट स्कूलों में पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट सिखाया जाता था, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इन मार्शल आर्ट स्कूलों ने ताइक्वांडो और जूडो पढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सी युहान ने फिर कहा, ये सामने होना चाहिए। 200 मीटर और चलने के बाद कार आखिरकार एक सिंदूर दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजे के सामने 11 पत्थर की सीढ़ियां थीं और दोनों तरफ 2 राजसी पत्थर के शेर खड़े थे। वे कार से उतरे और जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन ऊपर देखा। दरवाजे के ऊपर एक काली पट्टिका लटकी हुई थी और सुनहरे रंग से लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल शब्द लिखे हुए थे।
हालांकि शब्दों पर सुनहरा रंग धब्बेदार था, जिससे कुछ उम्र का पता चल रहा था। अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों के विपरीत, जिनके दरवाजे खुले थे, लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल के दरवाजे कसकर बंद थे। अंदर कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक कि जियान ने, जिसकी सुनने की शक्ति तेज थी, कुछ भी नहीं सुन सका। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। क्या मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो सकता था? वे तीनों एक साथ पत्थर की सीढ़ियां चढ़े। लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के दाईं ओर झिनहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल नामक एक मार्शल आर्ट स्कूल था। इसी समय जूडो की पोशाक पहने 3 युवक दरवाजे पर इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने देखा कि जियान ए और बाकी लोग लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की सीढ़ियां चढ़ गए थे और बाकी 2 लोगों की ओर अपनी ठुड्डी उठाने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने भौहें सिकोड़ी और ऊपर देखा। उनमें से एक, करीब 16 साल का एक युवा, बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। ये लोग लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल से नहीं हैं। ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक बयान था। अन्य 2 ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। नहीं, वे इतने आश्वस्त थे। इसका कारण ये था कि लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में शिष्यों की संख्या 10 अंगुलियों से गिनी जा सकती थी। उनके लिए याद न रखना असंभव था। मुझे मत बताओ कि वे शिष्य बनना चाहते हैं, एक और 10 साल का बच्चा कहने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसका लहजा उपहास से भरा था। अंतिम युवक लगभग 13 वर्ष का था। जब उसने ये सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। चिढ़ाना बंद करो, ये लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल हर दिन बंद रहता है। उन्हें डर है कि अन्य मार्शल आर्ट स्कूल उन्हें चुनौती देंगे। वे बहुत कायर हैं, फिर भी वहाँ कौन अपना पंजीकरण कराएगा? अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों को चुनौती देना एक परंपरा थी जो लगभग 100 वर्षों से मार्शल आर्ट स्कूलों में चली आ रही थी। यदि कोई मार्शल आर्ट मास्टर पैसा कमाना चाहता था और शिष्यों को अपने साथ जोड़ना चाहता था, तो सबसे सीधा तरीका मार्शल आर्ट स्कूल को सर्कल में प्रसिद्ध बनाना था। ये प्रसिद्धि कहाँ से आए? ये स्वाभाविक रूप से अन्य मार्शलों को चुनौती देकर अर्जित किया गया था। कला विद्यालय, मार्शल आर्ट स्कूलों को चुनौती देने की परंपरा मार्शल आर्ट संस्कृति की स्थापना के बाद से ही प्रचलित थी। 100 साल पहले या दशकों पहले भी मार्शल आर्ट स्कूलों के बीच ऐसी चुनौतियों के लिए जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। यदि किसी प्रतियोगिता में कोई गलती से अपंग हो जाता है या मर जाता है, तो प्रतिद्वंद्वी को कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। हालांकि अब यह अलग था। एक वैध समाज में मानव जीवन स्वर्ग से भी बड़ा था। मार्शल आर्ट स्कूलों के बीच जीवन और मृत्यु अनुबंध का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था, इसलिए इसे गिना नहीं जा सका। हालांकि वहाँ अभी भी चुनौतीपूर्ण मार्शल आर्ट स्कूलों की संस्कृति थी। आज के समाज में इसे संकेतों का आदान प्रदान कहा जाता था। उनमें से अधिकांश तब रुक गए जब परिणाम लगभग निर्धारित हो गया। यदि वे घायल भी हुए तो भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। आसपास 19 मार्शल आर्ट स्कूल थे और ये लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल 100 वर्षों से अधिक समय से एक मार्शल आर्ट परिवार द्वारा पारित किया गया था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। विदेशी मार्शल आर्ट के प्रभाव के तहत लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट को छोड़ने को तैयार नहीं था और उसने अपने शिक्षण मॉडल को बदलने से इनकार कर दिया। अब स्कूल निराशाजनक स्थिति में था और नए छात्रों को भर्ती किए हुए 2 साल हो गए थे। उसे लगातार 14 हार का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों ने उन्हें चुनौती दी। लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल हार मानने को तैयार नहीं था और उसके पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल ने उन लोगों को मना करने के लिए अपने दरवाजे पूरे दिन बंद कर दिए जो
मार्शल आर्ट स्कूल के चेहरे के आखिरी टुकड़े को संरक्षित करने के लिए स्कूल को चुनौती देने आए थे। भले ही लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल लंबे समय से उद्योग में हंसी का पात्र रहा हो। दरवाजे के बाईं ओर मुट्ठी के आकार की एक घंटी लटकी हुई थी। सी यूहान सबसे आगे चल रहा था। ये देखकर उसने घंटी हिलाने के लिए हाथ उठाया। घंटी ने कर्कश ध्वनि की। हालांकि लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का दरवाज़ा खुलने से पहले आसपास के अन्य मार्शल आर्ट स्कूलों के लोगों ने आवाज़ सुनी और मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर भागे। एक और व्यक्ति उन्हें चुनौती देने के लिए लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल गया। हाँ, मैं लगभग 1 साल से इंतजार कर रहा था। आखिरकार मैंने लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की लगातार 15वीं हार का इंतजार किया। मैंने अपने मास्टर से सुना है कि बैयून सिटी मार्शल आर्ट्स स्कूल का रिकॉर्ड लगातार 15 हार का था। ये 60 साल पहले हुआ था। लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल शायद अब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। सभी ने उत्साह के भावों के साथ अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर उत्साह से देखा। सी यूहान सीधा खड़ा था और अपनी शक्तिशाली आभा को छिपा नहीं सका। उनमें से वह सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला था। काले कपड़ों में उस युवक को देखो, वह एक क्रूर व्यक्ति की तरह दिखता है। किसी ने जियान ए की ओर देखा और कहा, वह लड़की बुरी नहीं दिखती। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी मजबूत है। हालांकि उसे क्यूईवेई से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, चर्चाएं और उपहास लगातार गिरते रहे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि ये लोग इसे बिल्कुल भी टाल नहीं रहे थे और उन्होंने अपनी बातें छिपाई नहीं थीं। जियान ए ने चुपचाप भौहें चढ़ा दीं और अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखें ठंडी और अधीरता से भरी हुई थीं। ओह, इस लड़की की आंखें बहुत तेज हैं। उसने मुझे डरा दिया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ऐसा लगता है कि वह एक सक्षम व्यक्ति है। हालांकि जियान ए की नज़र ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन इन लोगों ने इसे दिल पर नहीं लिया। सबसे रोमांचक चीज़ जिसका वे इंतज़ार कर रहे थे वह थी लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की 15वीं हार को अपनी आंखों से देखना। 2 मिनट बीत गए, लेकिन दरवाज़ा अभी भी बंद था। सी यूहान और जियान ए ने एक दूसरे को देखा। जियान ए ने कहा, इसे फिर से हिलाएं। सी यूहान ने सिर हिलाया और हाथ में घंटी हिलाई। थोड़ी देर के बाद, जैसे ही जियान ए अंदर देखने के लिए अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करने वाली थी, दरवाज़ा आखिरकार धीरे से खुल गया। जिसने दरवाज़ा खोला वह एक लड़का था जो लगभग 17 या 18 साल का था। वह असाधारण रूप से सुंदर और नाजुक लग रहा था। उसका शरीर थोड़ा पतला था, लेकिन उसका स्वभाव हवा की तरह हल्का सुरुचिपूर्ण था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? लड़का धीरे से बोला। उनकी आवाज़ साफ झरने की तरह बहती थी और उनकी अभिव्यक्ति कमल की तरह शांत थी। हालांकि उन्होंने कोई शत्रुता नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने रक्षात्मक दूरी बनाए रखी। जियान ए ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और एक दोस्ताना मुस्कान प्रकट की। उसने कहा, हम यहाँ आपसे सीखने आए हैं। यह आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी, लेकिन आसपास के कई लोग इसे सुन सकते थे। अरे, क्या हो रहा है? क्या वे यहाँ स्कूल को चुनौती देने के लिए नहीं हैं? वे मार्शल आर्ट सीखने के लिए लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल गए थे। वास्तव में, हम लंबे समय तक जीवित रहने के बाद बहुत सी चीजें देख सकते हैं। ये लोग आश्चर्य में अपना उपहास छिपा नहीं सके। उनके शब्द लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल का मजाक उड़ा रहे थे, और उन्हें लगा कि जियान ए और बाकी लोग अज्ञानी हैं। आखिरकार, बैयून शहर के मार्शल आर्ट स्कूल सर्कल में लॉन्गबॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की प्रतिष्ठा एक मजाक थी। ली मोबाई, जो दरवाजे के पीछे था, ये सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। पूछने से पहले उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक
देखी, तुमने क्या कहा? जियान ए ने शांति से उत्तर दिया। हम ईमानदारी से आपसे सीखने के लिए यहाँ हैं। ली मोबाई अपने होश में वापस आए और उन तीनों पर अपनी निगाहें घुमाईं। अंत में, ये ची यांग पर पड़ी और उन्होंने भौहें चढ़ा लीं।